ओके, अपने बात करने वाले हैं इंडेक्स 19 के बारे में, जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, इधर एम्प्लॉय के लिए जो हम खर्चा वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उसके बारे में बात की गई है। देखो, एक हमने शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा है, वो पूरा अलग है। ठीक है, वहाँ पे शेयर्स वगैरह दे रहे हैं, वो सब के लिए बात की गई है, ईसॉप वगैरह की बात की है। यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे उसके अलावा वाली चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एक है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड देन टर्मिनेशन का बेनिफिट। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में ना 3 पॉइंट है। सबसे पहले है सैलरी एंड वेजेस, देन है बोनस एंड देन उसके बाद है लीव कंपनसेशन। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सैलरी एंड वेजेस की। तो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है, खर्चा हुआ तो खर्चा बुक कर दो, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग दिखा दो, प्रीपेड कर दिया तो प्रीपेड दिखा दो नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं करने चाहिए। बोनस है, बोनस अगर हमने जैसे ही कोई चीज़ अनाउंस कर दी कि भाई लेट्स से ये चीज़ है, ये चीज़ करोगे तो हम बोनस देंगे, और आपको दिख रहा है कि वो चीज़ हो रही है, तो आप क्या करोगे, वो पेबल की एंट्री डाल के रख दोगे। ठीक है, ये अकाउंट से इसमें टैक्स वाला लॉजिक नहीं लगेगा, तो यहाँ पेबल करके जाना है। ठीक है, एंड देन अपना जब पेमेंट करेंगे तब हम पेमेंट दिखा देंगे। ठीक है, जब हम बोनस बुक करने जाएंगे ना, उस टाइम पे हम मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करेंगे। जो भी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को लग रहा है कि इतने लोग होंगे, इतने परसेंटेज होगा, इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो सब चीज़ें कंसिडर करके बुक करेंगे। इसके बाद आता है लीव कंपनसेशन, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे में। लीव कंपनसेशन में क्या है, बेसिकली आपकी जो लीव्स हैं वो इकट्ठे हो रही है। ठीक है, आपने लेट्स से इस साल में अलाउड लीव्स थी और आपने वो लीव्स नहीं ली, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बाद में ले सकते हो। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे बोला गया है। तो पहला, अगर आप बाद में ले ही नहीं सकते, आपके पास नॉन एक्यूमुलेटिंग वाला लीव्स है, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका कोई अकाउंटिंग करने का कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि बाद में जाएगा नहीं, बाद में कुछ एडजस्टमेंट होगा नहीं। अगर एक्यूमुलेटिंग वाला लीव्स होगा तो ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एक्यूमुलेटिंग में भी 2 केस हैं, एक है हमारा वेस्टिंग वाला और एक है हमारा नॉन वेस्टिंग वाला। वेस्टिंग वाला मतलब अगर आपकी लीव्स इकट्ठी हो गई तो आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। और नॉन वेस्टिंग वाला मतलब आप कैश में कन्वर्ट तो नहीं करा सकते, पर हाँ आप छुट्टी ले सकते हो। मतलब एक्चुअल में 10 अलाउड है, आपने 12 ले ली क्योंकि आपके पास पहले की 2 पड़ी हुई थी, तो उसको अपने बोलते हैं नॉन वेस्टिंग वाला। ठीक है, तो पहला, अगर आपके पास लीव्स इकट्ठी हो गई हैं तो आप वो बुक करने जाओगे, तो उसके लिए एंट्री करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और जब पेमेंट कर रहे होगे तो उसके पेमेंट की एंट्री प्रोविजन टू कैश बैंक। देखो, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम कौन सा केस है, वेस्टिंग वाला केस है ना, कैश मिल सकता है, तो हम यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे वो एक्स्ट्रा वाला करेंगे। ठीक है, तो जो खर्चा है वो खर्चा भी हम एक्स्ट्रा वाला बुक करेंगे। ठीक है, पर अगर केस है हमारा किसका, हमारा केस है एक्सेस लीव लेने पर, हमें क्या करा है, नॉन वेस्टिंग वाला केस है कि भाई वो एक्सेस लीव ले सकता है, पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके केस में क्या होगा, लेट्स से मान के चलो अगले साल कोई एम्प्लॉय है, एक्चुअल में उसको 6 लाख का सैलरी मिलता है, इस साल उसने लीव्स एक्स्ट्रा ले ली, और जो प्रोविज़न बना हुआ था लीव्स का वो लेट्स से 50,000 का बना हुआ था, तो इस साल में हम उसको पेमेंट कितना करेंगे, पेमेंट तो हम 6 लाख का ही करेंगे। तो जो 50,000 रुपये हम उसको, लीव्स वाले भी तो दे रहे हैं, तो हम प्रोविज़न बंद करने जाएंगे 50,000 का। तो इस साल में एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा कितना बुक करने जाएंगे, तो 5.5 लाख का ही बुक करने जाएंगे। तो दैट इज़ हमारा नॉन वेस्टिंग वाला हिसाब। ठीक है, वेस्टिंग मतलब पैसा मिलेगा तो उसमें पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, नॉन वेस्टिंग पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो अगर नेक्स्ट ईयर में लीव्स यूज़ हो रही है तो नेक्स्ट ईयर का एम्प्लॉय का खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं इस वाले टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लीव कंपनसेशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा टॉपिक शॉर्ट टर्म वाला। इसके बाद आता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब आप जॉब छोड़ दोगे उसके बाद भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो इसमें 2 तरीके के बेनिफिट हैं, एक है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एक है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी क्या जिम्मेदारी है एज अ कंपनी, तो आपको सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि भाई पैसा पहुँच जाना चाहिए। जैसे PF है, तो PF का पैसा चला जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एंट्री करने जाना है। तो एंट्री क्या करने जाओगे, तो जैसे पैसा डालना है तो एम्प्लॉय के लिए तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और पैसा पेबल है तो टू लाइबिलिटी करके दिखा दोगे जो भी है, तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल या टू लाइबिलिटी जो भी है वो दिखा देंगे। ठीक है, और जब पे कर रहे होंगे तो पेमेंट की एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसमें जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है कि बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पैसा डालना है, वो आपने डाल दिया। ठीक है, अगर आज आपकी लाइबिलिटी रेज हो गई, पेमेंट अगले साल होगा, तो फिर आपको PV वाला फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट अगले साल पे करने को आएगा उसको आज प्रेजेंट वैल्यू पे लाके फिर बुक करेंगे, एंड फिर ओवर द टाइम इंटरेस्ट बुक करेंगे, एंड देन उसके बाद जाके उसका पेमेंट करेंगे, तो वो वाला हिसाब चलेगा। ठीक है, ये है कंट्रीब्यूशन प्लान। सिंपल PF समझ लो कि PF का काम जो चल रहा होता है वो ये है। ठीक है, देन सेकंड है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें मान के चलो ग्रेचुइटी वाला हिसाब एग्जाम्पल लेके चल रहा है कि भाई कंपनी है, कंपनी का ऑब्लिगेशन है कि वो एक XYZ अमाउंट पे करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ना आपको पता है कि भाई 5 साल बाद मुझे इसको पैसा देने को आएगा, इतना देने को आएगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको सारा प्लानिंग वगैरह करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा। तो उसकी बात यहाँ पे करी गई है, दैट इज़ डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है DBO दैट इज़ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और दूसरा आता है हमारा प्लान असेट कि भाई पैसा रखोगे ना तो वो कहाँ रखोगे, वो रखोगे प्लान असेट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, सिंपली समझते हैं अपने। तो सबसे पहले आपको ना ये निकालना है कि आपकी कितनी लाइबिलिटी आएगी। तो वो लाइबिलिटी निकाल लोगे, टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा एम्प्लॉय को, उसको देख के। तो बेनिफिट परसेंटेज इनटू एक्सपेक्टेड सैलरी जो भी है उसकी फाइनल टाइम पे, मतलब फाइनल टाइम पे मतलब 5 साल बाद छोड़ के जाएगा। तो आज से 5 साल बाद वाली सैलरी निकालनी है। तो आज से 5 साल में जो भी इंक्रीमेंट होगा, जैसे 4 बार इंक्रीमेंट होगा तो 4 बार का इंक्रीमेंट कंसिडर करने, या तो फाइनल सैलरी निकालोगे इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ग्रेजुएटी का एग्जाम्पल ले लो इसलिए, ठीक है। तो वो आ गया। अब वो बेनिफिट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ ईयर्स से। तो हर साल कितना कितना के लिए खर्चा हो गया, तो इतना हो गया। 5 साल बाद देना है, पर 5 साल बाद जो देना है वो ये 5 साल में वो खर्चा डिवाइड होगा और फिर देने को आएगा। तो हमने उस तरीके से बुक कर लिया। अब आपको पता चल गया कि इतना देना है। इसी को क्या बोला जाता है, ये आपके लिए खर्चा हो गया। अब ये खर्चा देना कब है, 5 साल बाद। बुक कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू पे लाके हम ये वाला खर्चा बुक करने जाते हैं, इसी को बोला जाता है करेंट सर्विस कॉस्ट। ये आपके लिए खर्चा है, तो ये कहाँ पे जाएगा, P&L में जाएगा एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। ठीक है। ये पहला चीज़। अब दे रहे हो, देखिए दोगे तो कहीं तो जाएगा, एंट्री क्या करेंगे, तो टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन करके एक लाइबिलिटी खड़ी कर देंगे, जिसको अपने शॉर्ट में DBO बोलते हैं। तो करेंट सर्विस कॉस्ट का पैसा अपने ने खर्चा बुक करा, और खर्चा जाएगा कहाँ पे, तो खर्चा जाएगा हमारा DBO के अंदर। तो 2 टर्म्स हो गए, एक हो गया हमारा करेंट सर्विस कॉस्ट, दूसरा हो गया हमारा DBO। ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो गया, ये हमारे 2 टर्म्स हो गए, एक हो गया हमारा करेंट सर्विस कॉस्ट PV पे लाके जो खर्चा बुक करा वो, और दूसरा DBO। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको बुक करने जाना है। अब याद रखना, देखो हर साल क्या होगा, हर साल इस पर इंटरेस्ट आएगी। इस साल कंट्रीब्यूशन किया उसको आप अनवाइंड करोगे, एज वेल एज अगली साल कंट्रीब्यूशन किया उसको भी अनवाइंड करोगे। तो टेबल जैसे बना लेना कि ओपनिंग में इतना पड़ा हुआ था हमारे पास, उसके बाद हमने क्या करा, उसमें हमने इतना कंट्रीब्यूशन और करा, जो ओपनिंग का था उसके ऊपर हमें क्या इंटरेस्ट को अनवाइंड करना पड़ेगा। तो वो आपको क्या करना है, कंसिडर करना रहेगा। ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर खाली इंटरेस्ट निकालनी तो वैसे निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे, अनवाइंडिंग करने जाएंगे, अनवाइंडिंग किस हिसाब से होगी, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो दिया होगा उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, अनवाइंडिंग कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद देयर आर चांसेस कि आपने जो प्लान रखा है वो सेम टू सेम ना रहे। अब वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो क्या हो सकता है, एस्टिमेट में चेंज हो सकता है। एस्टिमेट मतलब आपने सोचा कि लेट्स से 10% एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएंगे, तो उनका मत बनाओ। तो अगर एस्टिमेट में चेंज होता है तो उसको बोला जाता है एक्चुअल गेन लॉस ऑन, दैट इज़ हमारा बेनिफिट प्लान ऑब्लिगेशन, सॉरी। अगर आपके प्लान में चेंज हो रहा है, कि आपने प्लान में जो एस्टिमेट्स रखे थे उसमें चेंज हो रहा है, तो उसको अपने क्या बोलने जाएंगे, उसको अपने बोलने जाएंगे एक्चुअल गेन लॉस। ठीक है। और किसके ऊपर एक्चुअल गेन लॉस है, ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के ऊपर। ठीक है। ये एक हो गया। देन उसके बाद हमारा एक ये दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आपके प्लान में चेंजेस हो रहे हैं, पर वो प्लान ही बदल रहा है। लेट्स से पहले आपने डिसाइड करा कि हम लास्ट मंथ की सैलरी पे देंगे, और अभी आपका और कुछ प्लान हो गया। ठीक है। तो अगर प्लान में ही चेंज हो जाएगा तो उसको अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट। ठीक है। अगर आपका पास सर्विस कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह। पर अगर आपका एस्टिमेट्स के कारण चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा OCI NR में। ठीक है। टोटल में 5 टर्म्स किया। सबसे पहले जो खर्चा आता है करेंट ईयर में जो हमें डालना होता है DBO के अंदर, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके बुक करते हैं, उसको बोला जाता है करेंट सर्विस कॉस्ट। दूसरा इसको डालेंगे कहाँ पे, तो इसको डालेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर। तो DBO वो आएगा। जो हमारा ओपनिंग DBO है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट को अनवाइंड करना रहेगा, तो इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। ठीक है। देन उसके बाद करेंट सर्विस कॉस्ट P&L में चला गया, DBO लाइबिलिटी में चला गया, इंटरेस्ट कॉस्ट P&L में दिख गया। इसके बाद प्लान में चेंजेस हो रहे हैं। अगर प्लान में चेंजेस ड्यू टू एस्टिमेट्स हो रहे हैं तो वो दिखेंगे हमारे कहाँ पे, वो दिखेंगे OCI NR में। पर प्लान में चेंज हो रहे हैं ड्यू टू प्लान ही बदल गया। ठीक है। तो उसके केस में मतलब अमेंडमेंट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट, और वो दिखता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस।
तो दो तरीके के चेंजेस हैं, एक एक्चुअल गेन लॉस, वो चला जाएगा हमारा OCI-NR में, दूसरा है हमारे पास सर्विस कॉस्ट, जो चला जाएगा हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। ठीक है, ये हमने बेसिक बात कर ली किसकी, ये बात कर ली हमने DBO के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लान असेट के लिए। प्लान असेट में क्या हो सकता है, देखो अब कल को आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है तो आज से थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करना चालू करोगे, तो ही तो 4-5 साल बाद पेमेंट कर पाओगे। तो आप जो सेविंग करोगे वो सेविंग कहीं तो रखोगे, तो वो जो रख रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लान असेट। ठीक है, तो आपने जहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करो फॉर द सेविंग फॉर द फ्यूचर, वो आपके लिए हो गया प्लान असेट, ये आपके लिए क्या बनेगा, असेट बनेगा। ठीक है, अब आप इस पर इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि जितना मैं इंटरेस्ट वहाँ पे अनवाइंड कर रहा हूँ, DBO में अनवाइंड कर रहा हूँ, उतना ही इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। ठीक है, जो वहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया था, उसी डिस्काउंटिंग फैक्टर पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशंस निकाल लेंगे अपनी। डन। अब जितना आप एक्सपेक्ट करो ज़रूरी है उतना मिले, नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो जो कम ज़्यादा होता है उसको बोला जाता है एक्चुअल गेन लॉस। ये प्लान असेट का एक्चुअल गेन लॉस था, वो वाला एक्चुअल गेन लॉस अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, हमें एक्चुअल गेन लॉस निकालना है। ठीक है, वो निकल आएगा क्योंकि आपका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अलग अलग हो सकता है इसके लिए। तो अगर आप एक्चुअल गेन लॉस और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, आपका एक्चुअल इंटरेस्ट। डन। यहाँ तक हो गया आपका सारा काम। यहाँ पे असेट की बात हो गई, उसके बाद ऑब्लिगेशन की बात हो गई। ठीक है, कल को पेमेंट करना है तो असेट में से पैसा निकालोगे, ऑब्लिगेशन पे कर दोगे, असेट कम हो जाएगी, ऑब्लिगेशन कम हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब अगर कभी कभी चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस को यहाँ पे कंसिडर किया गया है और उनको यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, और वो वर्ड का क्या नाम है, वो वर्ड का नाम है, या तो आप उसको बोलोगे कर्टेलमेंट या उसको बोलोगे सेटलमेंट। कर्टेलमेंट कब बोलते हैं, जब प्लान ही कैंसिल हो जाता है। सेटलमेंट कब बोल रहे हैं कि ड्यू डेट से पहले हमने काम कर दिया, तो आप पैसा निकालोगे, पैसा निकाल के लाइबिलिटी को एडजस्ट कर दोगे और गेन लॉस जो आ रहा होगा वो कहाँ ले जाओगे, PNL में ले जाओगे। ठीक है, और अगर कैंसिल हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर तो आप रिकॉग्नाइज़ कर दोगे, दोनों चीज़ों बात खत्म। डन। ये सब हुआ और हमारी ये सारी चीज़ें आ गई। अब इधर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एक्स्ट्रा में एक आपसे पूछ लेते हैं कि भाई OCI-NR में क्या क्या गया वो बता दो, तो दैट इज़ हमारा नेट रीमेजरमेंट गेन। तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें जाती हैं। पहला देखो एक्चुअल गेन लॉस जो हुआ किसके ऊपर, जो एक्चुअल गेन लॉस हुआ आपका DBO के अंदर, वो जाएगा, दैट इज़ वो प्लान में चेंज होने के कारण, एस्टिमेट्स में चेंज होने के कारण वो वाला। दूसरा इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट कम ज़्यादा मिली, वो आपके यहाँ जाएगा OCI-NR में, तो दूसरा वो हो गया। और तीसरा आपका जाएगा, अभी चलो वो बात करते हैं, ये दो चीज़ें तो आपकी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने इंटरेस्ट कॉस्ट एक आपने खर्चे के लिए दिखाई, एक इंटरेस्ट कॉस्ट आपके लिए इनकम में दिखाई, वो आप नेट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नेट इंटरेस्ट। ठीक है, एक सेम हमने क्या कर रखा है, एक हमने DBO दिखा के रखा है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और एक हमने प्लान असेट दिखा के रखा है। उन दोनों को नेट कर देंगे तो वो आ जाएगा नेट डिफाइंड बेनिफिट। ठीक है, अब ये जो नेट डिफाइंड बेनिफिट है ना, इसमें कभी कभी सीलिंग लिमिट होती है कि भाई मैक्स टू मैक्स क्या चाहिए, हमें असेट इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ पे भी डिफरेंस आता है ना, तो वो भी कहाँ जाता है, OCI-NR में। तो टोटल में 3 चीज़ें हो गई ऐसे OCI-NR वाली, एक एक्चुअल वाली DBO पे, एक एक्चुअल वाली हमारी प्लान असेट पे, और तीसरी हमारी हो गई ये जो हमारे दोनों निकले थे वैल्यूज़ असेट के और ऑब्लिगेशन के, उन दोनों का डिफरेंस, और उस पर अगर कोई सीलिंग है तो उसका डिफरेंस जो आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाता है, OCI-NR। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, पूरा प्लान बना रहे होते हैं। यूजुअली हमें क्लोजिंग वैल्यू दिया होता है, हम पूरा सारे वैल्यूज़ को रखते हैं, और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को हम एक्चुअल करके दिखा देते हैं। ठीक है, आप एक साइड पूरा DBO बना लो, एक साइड पूरा असेट बना लो, और डिफरेंस करके आपको पता चल जाएगा कि क्या PNL में जाएगा, क्या आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, और क्या आपका OCI-NR में जाएगा। ठीक है, ये पूरा बात हो गया किसके लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ काम करना है तो उसके लिए। ठीक है, तो दैट इज़ सेकेंड पार्ट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अगर कुछ हो रहे हैं तो वो। फिर अगर कोई अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है तो वो भी सेम ट्रीटमेंट होगा। टर्मिनेशन के टाइम पे बेनिफिट दिया जाता है, जैसे छोड़ के जा रहा है तो रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन हो सकता है, VRS स्कीम हो सकती है। तो सिंपल एंट्री है, खर्चा बुक करो टू पेबल, और पे करोगे तो पेबल टू बैंक। अगर फ्यूचर के लिए है तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाके बुक करोगे, एंड बात खत्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हैं, एक है लीव इनकैशमेंट वाला और एक ये वाला है डिफाइंड बेनिफिट वाला। तो ये 2 एक बार अच्छे से देख लेना।